अब हम लोग समझते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर्स या हम कहें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। ठीक है, तो हम समझाते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। हेडिंग बना दीजिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। न्यायालय पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है ये हमें देखना है। पहले कुछ बातें बताते हैं जो बहुत ही प्रमुख है। दुनिया के सभी न्यायालय चाहे अमेरिका का हो चाहे ब्रिटेन का हो, सबसे ज्यादा पावर अगर है किसी के पास तो वो भारतीय न्यायालय के पास है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सबसे व्यापक क्षेत्राधिकार पावर्स का अगर है दुनिया के विश्व के व्यापक क्षेत्राधिकार वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखिए मैं इसे समझाता हूं कैसे। हमें पता है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप जाएंगे तो वहां दो पावर उसे मिली हैं। एक फंडामेंटल राइट का संरक्षक उसे घोषित किया गया, मूल अधिकारों को संरक्षित करे पहला। ठीक, दूसरा कहा गया है कि वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार होगा, अंतिम व्याख्याकार होगा। हमने अपने न्यायालय को ये दोनों पावर्स दे रखी, बस समझ। दूसरा, जब आप ब्रिटेन पहुंचते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक न्यायिक समिति है, न्यायिक समिति। इससे कहा कि सभी चाहे सिविल मामले हो और क्या कहा है चाहे आपराधिक मामले हो, यहां पर इनके खिलाफ अपील की जा सकती है। हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को ये सभी पावर्स दी। तो इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्राधिकार अगर किसी न्यायालय का है तो वो किसका है, भारतीय। तो अगर कोई कहते कि भाई स्पष्ट करो कैसे, तो बताएंगे देखो अमेरिका और ब्रिटेन जो इतनी बड़ी वो है और उन दोनों की पावर्स हमारे न्यायालय में क्या है। ठीक है, अब हम समझते हैं तो कौन कौन सी ऐसी पावर है। तो क्वेश्चन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो मूल क्षेत्राधिकार पूछा जाता है। तो पहले हेडिंग बनाएंगे कि पावर्स का क्लासिफिकेशन है। तो पहला है मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। पूछा जाता है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 131 में। अगर ये पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है मूल क्षेत्राधिकार का, तो मीन्स ये है कि मामला या मामले की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही होगी, शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही होगी। मतलब ऐसे मामले जिनकी शुरुआत कहां से हो, सुप्रीम कोर्ट से ही हो, वो सब क्या किसमें आ जाते हैं, मूल क्षेत्र। ऐसे मामले कौन से होते हैं अगर पूछा जाए तो ये तीन तरीके के मामले होते हैं। तीन मामले या तीन प्रकार के ऐसे मामले होते हैं। देखिए पहला मामला क्या, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी विषय को लेकर क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो वो सभी मामले जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या है एक दूसरे के खिलाफ है। दूसरा केस, अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, वो भी सभी मामले जाएंगे इसी में, यहीं से शुरुआत होगी। और तीसरा जो मामला है कि एक तरफ केंद्र सरकार और इसके साथ में कुछ राज्य हों, लेकिन दूसरी तरफ इसके वर्सेस में कुछ राज्य हों, मतलब कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हों, वो भी सब मामले किसमें जाते हैं, मूल क्षेत्र। यानी तीन प्रकार के मामले जो होंगे वो किसके तहत होंगे, हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत होंगे। इतनी बात सबको क्लियर। अब यहां से समझते हैं इसके बाद इसके कुछ अपवाद हैं जो कभी भी इस मूल क्षेत्राधिकार में नहीं है। अपवाद प्रश्न पूछा गया इसलिए हमें यहां समझना है अपवाद क्या है। जैसे आपने सुना होगा नदी जल विवाद, उसके लिए हमारे यहाँ एक बोर्ड बनाया गया है, हम आगे पढ़ेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है कि न्यायालय हमारे अधिकरण के रूप में भी न्याय कर रहे हैं, बोर्ड्स के रूप में भी कर रहे हैं, लोक अदालत, उपभोक्ता, उन पर हम आएंगे।
तो नदी जल विवाद से संबंधित मामले दो राज्यों के बीच के होते हैं। आपने कई बार कर्नाटक जल विवाद सुना होगा, महानदी का विवाद सुना होगा, तो बहुत से कावेरी नदी जल विवाद सुना होगा। वो मामले हम मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे आने चाहिए डेफिनेशन, लेकिन वो अपवाद माना जाता है। दूसरा समझेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग जिन विषयों को देखता है, यहां पर बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है, समझने पे फोकस करें कि केंद्र और राज्य के बीच में कभी कभी खर्चे को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, नुकसान भरपाई को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, वाणिज्य व्यापार को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे कोई भी मामले हमारे मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं लिखे। तो इसका मतलब वित्त आयोग जिनकी सिफारिश करता है जिन विषयों पर, तो वो सभी मामले इसके अंतर्गत देखे नहीं जाते। तो ये बातें ध्यान से समझनी है, ये इनके अपवाद है। मूल क्षेत्राधिकार में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया और पूछी जाने की संभावना भी आगे नहीं, क्योंकि इतनी आइडिया हो तो आप इससे समझें। अब दूसरा जो हम बताते हैं वो रिट क्षेत्राधिकार है। दूसरी पावर रिट क्षेत्राधिकार। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग फंडामेंटल राइट के वीडियो में देख चुके हैं, रिट ज्यूरिसडिक्शन, फिर भी हम बताते हैं। आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। वो 5 रिटें होती हैं, संक्षेप में हम बता दे रहे हैं। एक है पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना, यानी जब किसी निजी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी हो जाती है तो कोर्ट या न्यायालय ये आदेश दे देते हैं कि आप सशरीर क्या कर दो, इस व्यक्ति को उपस्थित करो, हम उस मामले की क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। दूसरा समझ, ये जो चीजें बता रहे हैं उस पर फोकस, ये निजी व्यक्ति और सार्वजनिक दोनों के लिए जारी की जाती है। ठीक। दूसरा जो होती है वो परमादेश होती है। परमादेश ये याद रखना, निजी व्यक्ति को नहीं जारी की जाती, ये किसी सार्वजनिक कर्मचारी के लिए ही जारी या अधिकारी के लिए जारी होती है। या हम कहें उसे आदेश दिया जाता है कि आप ये काम करो जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा होगा। इसे मैंडामस भी कहते हैं इंग्लिश में। तीसरी अगर हम कहें तो अधिकार प्रेक्षा होती है। अधिकार प्रेक्षा, क्यों वारंट तो बोलते हैं इसे। इसमें कोई भी जब सार्वजनिक पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर रहा होता है तब उससे पूछा जाता है आप ये काम किस अधिकार से कर रहे हैं, और उसे उसके क्षेत्राधिकार या उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोका जाता है। फिर चौथी जो है वो उत्प्रेषण है और पांचवी जो है वो प्रतिषेध है। इसे टेरिटोरियो बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। फिर अंतर समझिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये जब मामले में सुनवाई चल रही होती, प्रतिषेध तब जारी कर दी जाती है और मामले को रोककर अपने पास कोर्ट मंगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट भी जारी करता है अपने अधीनस्थ न्यायालय। और ये जब मामले पर सुनवाई हो चुकी होती है तो उस दौरान अगर उसे लगता है कि उसमें कोई विधि का सारवार प्रश्न निहित है या वो लगता है कि उससे कोई गलत निर्णय हो गया तो उस दौरान आती है। ठीक है, तो ये संक्षेप में हमने क्या बताया। अब जो बता रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझिएगा। इसमें एक आर्टिकल है 139, उसमें लिखा गया है कि इस शक्ति को संसद बढ़ा तो सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। यानी रिट की शक्ति, संसद को भी यह पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को घटा दे, रिड्यूस कर दे, केवल क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। अगली बात, इसे मामले में किसमें कहा गया कि यल चंद्र मामला जो है 1997 का, उसमें कहा गया है कि इस शक्ति को वो घटा ना सकती है और ना समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये बातें भी दो याद रखें, एक आर्टिकल 139 और दूसरा क्या यल चंद्र मामला 1997। ठीक, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है रिट क्षेत्राधिकार में। अगर इन्हें बहुत डिटेल में समझना है फंडामेंटल राइट का वीडियो देखें, वहां पर मैंने काफी डिटेल में चर्चा की है रिट्स के बारे में। ठीक, रफ कर अब अगली बात करते हैं। जो तीसरी हमारे पास मेन पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है वो अपीलीय है।
क्षेत्राधिकार, जिसे एपलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। अब अपीली कई होते हैं, तो आर्टिकल्स के बेसिस पर देखते हैं। आर्टिकल 132 ये कहता है कि संवैधानिक विषय से संबंधित अपील करता है। यहां पर समझिएगा क्या होता है, जैसे हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं और जिनमें अगर विधि का सारवान प्रश्न निहित है, सारवान प्रश्न निहित है, तो उन विषयों के लिए हम अपील कहां कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। अब विधि का सारवान प्रश्न का मतलब क्या है, यही समझ लीजिए थोड़ा। इसमें क्या है कि ऐसे मामले आते हैं जैसे दो हाईकोर्टों ने निर्णय दिए और दोनों के निर्णय एक दूसरे में क्या है, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, मतलब विरोधाभास है, तो वो विधि के सारवान प्रश्न है। बात समझ रहे? या हम सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज है कि ये संविधान में इसका कहना क्या चाहता है, तो ऐसे आप संक्षेप में समझिए। दूसरा क्या है, ऐसे विषय भी आपको पता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फाइनल निर्णय नहीं दिया और हाई कोर्ट ने अगर निर्णय दिया भी है और उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदला नहीं और अपना निर्णय अलग से दे दिया, मतलब उसकी आलोचना भी नहीं की और एक निर्णय अलग से भी दे दिया। ये सब भी प्रश्न किस में चले जाते हैं? विधि के सारवान प्रश्न। ठीक, तो विधि के सारवान प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। संविधान में उल्लिखित हो और उसमें कोई विधि का कॉन्सेप्ट निहित हो जो लोगों को समझ ना आ रहा हो, वो उन विषयों के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? यहां पर अपील कर सकते हैं। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 133 है, इसमें कहा गया कि सिविल विषय, सिविल मामलों के लिए अपील कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी यही लिख दिया गया है, लेकिन उसमें विधि का सारवान प्रश्न नहीं हो। विधि का सारवान प्रश्न मतलब ये है, सिंपल सा भी आपका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में दखलंदाजी है और आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, वो भी सिविल मामला है आपका। ठीक है, दहेज को लेकर हो गया या दूसरे विवाह के इच्छुक हो गए, ये सब कैसे मामले हैं, लेकिन इसमें क्या कोई विधि का सारवान प्रश्न नहीं। विधि का फिर सारवान प्रश्न नहीं तो वही सिविल मामले कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ में? तीसरे में भी यही था। अब आर्टिकल 134 में का आपराधिक मामलों के लिए खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं? आपराधिक मामलों के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। इसमें दो बातें कही, कहा कि या तो हाईकोर्ट प्रमाणित कर दे कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे, या हाईकोर्ट प्रमाणित ना करे, वो भी मामले चले जाएंगे। तो देखिए, हाईकोर्ट प्रमाणित, जैसे कोई मान लीजिए बहुत संगीन अपराध था तो हाईकोर्ट ने खुद प्रमोट कर दिया कि इसकी सुनवाई कहां हो? सुप्रीम कोर्ट। तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे मान लो निर्भया का कांड आया, किसी हाईकोर्ट में गया और फिर वो कहां चला गया? आपराधिक मामला था। कौन से मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रमाणित नहीं करे और वो स्व संज्ञान से अपने सुन लेता है? तो ध्यान से समझिए, ऐसे मामले जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको हायरार्की बताई थी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट बताए हैं, अधीनस्थ न्यायालय, यही तो होता है। और इसमें दो बताए, एक सेशन कोर्ट होंगे जिन्हें हमने सत्र न्यायालय का, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे जिन्हें जिला न्यायालय का। कोई भी चीज सत्र न्यायालय में सुनवाई की गई और इसने मान लीजिए इस व्यक्ति को कहा कि ये दोषी नहीं है, ये दोषी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मामले को लिया और उसने उसे दोषी ठहरा दिया। तो अब यहां पर एक ने कहा दोषी नहीं है, एक ने कहा दोषी, तो यहां पर आपराधिक मामला है, गंभीर अन्याय की आशंका है यहां पर, और ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो संज्ञान से अपने पास ले सकता है। समझे? या हाई कोर्ट ने क्या किया हो कि किसी व्यक्ति को दोष मुक्त पहले घोषित एक हाई कोर्ट ने किया हो और दूसरे हाई कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे दिया हो, ऐसे में भी अन्याय की आशंका है और वहां पर भी उस मामले को कौन ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो आपराधिक मामले में आपको समझ आया जिनके लिए हाईकोर्ट प्रमाण पत्र नहीं देता है, वो कौन से मामले जिनमें गंभीर अन्याय की आशंका हो किसी सुप्रीम कोर्ट, वो उन मामलों की। अब फिर उसके बाद एक अगली जो अपील हम कर सकते हैं वो आर्टिकल 136 के तहत करते हैं, इसे कहते हैं विशेष अनुमति। ये बड़ा समझ, ये जो मैंने ऊपर की तीन पढ़ाई हैं आपको,
क्या पढ़ा है कि एक संवैधानिक विषय से रिलेटेड हो, दूसरा क्या बताया सिविल मामले से हो, तीसरा क्या बताया आपराधिक। इनमें अगर इनसे संबंधित ना हो, अन्य कोई हो, वो किसके तहत अपील कर सकते हो 136। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, अगर कुछ भी कोर्ट मार्शल हुआ है, मार्शल कोर्ट में सॉरी मार्शल कोर्ट आप जानते हैं सैन्य न्यायालय, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील यहां नहीं की जा सकती है। यानी 136 के तहत इन तीनों मामलों में नियत ना हो, कोई अन्य विषय जो भी हो उसके विरुद्ध तो अपील होगी, लेकिन मार्शल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध यहां अपील होगी नहीं। बात क्लियर? तो ये बातें यहां से समझना, मैंने आपको बताया कौन कौन से इनके अपीली क्षेत्राधिकार हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। मैंने 3 अभी तक बताए हैं आपको, एक मूल क्षेत्राधिकार समझा दिया, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है, एक रिट का समझा दिया, ठीक है, और क्या बता दिया, अपीली बता दिया। अब हम जो चौथा पढ़ते हैं वो सलाहकारी पूछा जाता है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल हमें पूछा जाता है, आर्टिकल 143 जीवन में बड़ा यूज किया होगा, शॉर्ट फॉर्म में, है ना, 1 फॉर जानते होंगे क्या होता है, 4 फॉर क्या बात है, हम ये से किसी और से। अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहा गया है, अगर कोई विधि का प्रश्न हो और उस पर राष्ट्रपति चाहें तो क्या ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। और फिर क्या कहा गया है कि कहा ये सलाह जो होगी वो बाध्यकारी नहीं होगी, ठीक है। 2 बातें समझिए बाध्यकारी के लिए, एक जो राष्ट्रपति को सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, और दूसरी समझिएगा, अगर संविधान का कोई प्रश्न है तब तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर अन्य विषय से कोई संबंधित प्रश्न है तो वो सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें यहां याद रखेंगे। सलाहकारी में एक आर्टिकल हमसे पूछा जाता, कौन सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति ले सकता है, अब विधि का प्रश्न होना चाहिए, और कोई बाध्यकारी इसमें होता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन परिस्थितियों में बाध्य हो जाएगा जिन परिस्थितियों में वो अगर संविधान से रिलेटेड, क्योंकि अंतिम व्याख्याकार कौन है, संविधान, सुप्रीम कोर्ट है, सिंपल। अगली बात यहां समझने वाली और छोटी सी एक, इसमें सामान्यतः जो कोरम बनता है, हम जानते हैं 1/10वां भाग बनता है, पहले हमारे 31 जज होते थे, अब तो 34 हो गए, तब 3 जजों का बन जाता था। इसमें अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो मिनिमम जो गणपूर्ति होगी वो गणपूर्ति जजों की संख्या न्यूनतम 5 निर्धारित है। कितने जज होने चाहिए, 5। यानी अगर कोई इसे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है तो न्यूनतम जजों की संख्या 5 होगी, तो ये बात समझ। तो ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार में ये पावर से समझ आनी चाहिए। अब एक पावर इसकी है अभिलेखीय न्यायालय की, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। पावर ऑन रिकॉर्ड्स बोलते हैं इसे। देखिए क्या है, जितने भी ये निर्णय दे, आदेश दे, उन्हें रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाता है, समझे, और उन रिकॉर्ड्स के फॉर्म में रखा जाता है। अब ध्यान से और समझिए, आर्टिकल 137, ये तो अभिलेखीय न्याय क्षेत्राधिकार तो 129 में है, ये कहता है आर्टिकल 137 कहता है ये अपने निर्णय और आदेश स्वयं बदल सकता है। क्या कर सकता है, बदल सकता है। और 141 पूछा गया है, ये क्या कहता है, कहता है कि जितने निर्णय और आदेश दे दे सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होंगे। भारत में जितने भी हैं सभी न्यायालयों पर क्या होंगे, आबद्धकारी होंगे। आबद्धकारी का मतलब उन्हें मानने के लिए वो बाध्य होंगे। ये 3 बातें याद रखनी है। इसके सभी रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, अपने निर्णयों को स्वयं ही बदल सकता है, और जितने भी न्यायालय हैं भारत में और जितनी भी जुडिशियल बॉडी हैं वो इसके निर्णय मानने के लिए क्या होंगे, बाध्यकारी। बात क्लियर क्या है? अब समझिए आगे। इसी से मानहानि का आता है कॉन्सेप्ट। जब हम अभिलेखी वाले, इसके मान लीजिए किसी जज ने अगर मानहानि कर दी तो क्या होगा, ठीक।
तो वो मानहानि का कॉन्सेप्ट अलग हम समझाएंगे। तो अगर कोई पूछ दे तो कहाँ चाहता है, जो इसके रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी मानहानि होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब अगला होता है न्यायिक पुनरावलोकन। अपने आप में टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसमें क्या है कि जितने भी इसके निर्णय हैं, आदेश हैं, इन सबका ये पुनरीक्षण मतलब रिव्यू कर सकता है। रिव्यू को मतलब पुनः जांच कर सकता है। कहा जाता है किस आर्टिकल, या हम कहें संविधान में कुछ संसद ने जो बनाया है विधि वगैरह, उनका भी रिव्यू कर सकता है। ये सब किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 13 में भी ये पावर है, 131 में भी पावर है, बहुत अगर आर्टिकल्स हैं इसमें, अगर हम देखेंगे 137 में भी ये पावर है। ठीक, तो बहुत 136 में भी ये पावर है, तो सब में पावर बहुत है। तो न्यायिक पुनरावलोकन हम इसकी कुछ कहानी के रूप में बताएं। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन इसने कई बार किया है। आपको अगर याद हो, एक मैंने मामला पढ़ाया है पीछे, गोलकनाथ मामला 1967। उससे पहले शंकरी प्रसाद बनाम मामला आया, जितने केस आए उनमें कहा गया था मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ में क्या कहते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं। ये न्यायिक पुनरावलोकन है। फिर केशवानंद ने क्या कहा कि कर सकते हैं संशोधन लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कहा, कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकते। तो ये सब इसकी क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। अपने आप में टॉपिक है, हम कवर करेंगे। ठीक है, ये इस पर बहुत अच्छे से चीजें, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए ये पावर भी होती है उसके बाद। ठीक है, तो यहां से इतनी समझ। अब एक कुछ अन्य शक्तियां हैं जो हमसे पूछ ली जाती हैं। एक आर्टिकल 142 बड़ा न्यूज में रहता है, इसमें कहते हैं कंप्लीट जस्टिस देता है, जिसे हम पूर्ण न्याय कहते हैं। इसका बहुत हम संक्षेप में अगर कहना चाहें तो पूर्ण न्याय क्या है। अब उसके खिलाफ कोई सुनवाई वगैरह नहीं होगी, यानी मतलब उस पर पुनः सुनवाई नहीं होगी, उसके खिलाफ रिट नहीं पड़ेगी, उसे हम कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। जैसे राम मंदिर का निर्णय आया तो कहा गया ये कंप्लीट जस्टिस है, मतलब अब राम मंदिर के खिलाफ रिट वगैरह पड़ेगी, समझे। इसी आर्टिकल के तहत ध्यान से समझिए, ये केस ट्रांसफर कर सकता है एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में। मतलब सपोज करो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई केस चल रहा है, वो चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर। तो दो पावर है आर्टिकल 142। ठीक, अब देखिए एक और आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 145। अपनी प्रक्रिया के लिए ये नियम बना सकता है, प्रक्रिया के लिए नियम बनाएगा कि ये कैसे कैसे सुनवाई करेगा, क्या करेगा, इसके लिए नियम स्वयं बनाएगा। मतलब कौन नहीं बनाएगा, ठीक, संसद नहीं बना। लेकिन ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति से क्या ले लेगा, अनुमति ले लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, और संसद ने अगर कोई नियम बना रखे हैं तो उनके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। ठीक है, संसद के बने नियमों के विरुद्ध नहीं होंगे, और राष्ट्रपति से क्या लेगा, अनुमति लेगा। प्रक्रिया के नियम बनाए। और इसी में एक बहुत अच्छी बात की गई है कि अगर कोई निर्णय देगा तो ऐसे नहीं जाएगा कि जाए और आपके कान में कहे कि तुम दोषी हो और ये मुक्त है। खुले न्यायालय में निर्णय देगा। किसमें देगा, खुले न्यायालय में। खुले न्यायालय में ये निर्णय करेंगे। बात समझ। कुछ अन्य पावर्स में ही जो बहुत पूछी गई पावर्स हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव का विवाद हो जाए तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। लेकिन सांसदों के चुनाव का जो अगर विवाद हो जाए तो हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो हम क्या लिख लेंगे उसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, जो सुने ना यूपीएससी, नाम ही अपने चैनल पे यूपीएससी लेबोरेटरी, इसके चाहे अध्यक्ष हों और चाहे कौन हो सदस्य, इनके आचरण की जांच भी केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट वगैरह में पावर भी नहीं है। ठीक, तो ये है पावर्स किसकी, सुप्रीम कोर्ट। हमने आपको संक्षेप में वो फैक्ट बताने की कोशिश की है जो सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप इच्छुक हो तो डिटेल में किसी भी पर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और हम आपको उसकी डिटेल स्टडी कर बता देंगे कि क्या क्या किन किन केसेस में होता है। अब अभी आगे हम इसमें एक और आपको क्लास लेंगे और उसमें ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं और कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जो करंट बेसिस पर डेवलप्ड हुई। ठीक,
तो उन पर हम बताएंगे और तब हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा यहाँ से कवर। ठीक, तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।